Hello viewers and my dear students, welcome you all in today's live class. I am Neetu Pandey from rgcsk.edu. So today I am here regarding to discuss the very important topic, that is pre-eclampsia. But before starting with our class, I would like to request each and every one of you to please like, share and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu for further more live classes and updates regarding updating your knowledge on nursing education as well as for the paramedical courses. So here we'll start with our topic, that is pre-eclampsia. So हम pre-eclampsia को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि pre-eclampsia एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी का, क्योंकि pre-eclampsia की वजह से ही जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। सो pre-eclampsia में क्या होता है, pre-eclampsia को हम एक हाइपरटेंसिव कंडीशन में रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 mmHg से अधिक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक हाइपरटेंसिव कंडीशन है। बट हर एक हाइपरटेंसिव कंडीशन प्री-एक्लैम्सिया नहीं होता है। तो प्री-एक्लैम्सिया को हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स में, जो हाइपरटेंशन है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको प्री-एक्लैम्सिया हुआ है कि या एक नॉर्मल हाइपरटेंशन है। तो हम आइडेंटिफाई करने के, जैसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सिर्फ प्री-एक्लैम्सिया जो कंडीशन है वो नहीं दिखेगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में जो बीपी है वो इंक्रीज रहेगी प्रेग्नेंट मदर में, 140/90 mmHg से अधिक रहेगा। बट क्या होगा कि सिर्फ केवल हाइपरटेंशन सिम्टम्स दिखेंगे, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं दिखेगा कि अदर कोई सिम्टम्स दिख रहा है। केवल सिंपल अगर बीपी इंक्रीज हुई है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। बट अगर उसी जगह पे प्री-एक्लैम्सिया अगर कंडीशन है तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से अधिक रहेगा। बट क्या होगा, उसके साथ साथ उसके अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एडिमा हो गया, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, एडिमा प्रेजेंट हो गया, या फिर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है। तो ये 3 हाइपरटेंशन के साथ साथ ये अगर 2 सिम्टम्स जो हैं प्रेजेंट हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ जो प्रेग्नेंट मदर है उसको प्री-एक्लैम्सिया हुआ है। सो नेक्स्ट प्री-एक्लैम्सिया, आई होप अभी तक के आपको ये समझ आ गया होगा कि प्री-एक्लैम्सिया क्या है और किस मदर को हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन है इनको या प्री-एक्लैम्सिया है। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट प्री-एक्लैम्सिया इज ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन दैट डेवलप्स आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्री-एक्लैम्सिया है एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, एक मेडिकल कंडीशन है जो कब डेवलप होती है, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 20 वीक के प्रेगनेंसी के बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई 3 सिम्टम्स, जो ये इसका 3 कैरेक्टर्स मेन सामने निकल के आता है। फर्स्ट है परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर 8 और एबव 140/90 mmHg। जो ब्लड प्रेशर है वो कितना इंक्रीज हो गया है, ग्रेटर देन 140/90 mmHg। 140/90 mmHg से जो बीपी इंक्रीज हो गई है। सेकेंड है एडिमा और स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड एंगल्स। एडिमा क्या है, एडिमा मीन्स क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन द फीट्स एंड एंकल्स। और एडिमा क्यों हो रहा है कि स्वेलिंग हो रही है ना, एडिमा क्या हो रहा है कि स्वेलिंग हो रही है, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। और ये क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि जो मदर होती हैं वो प्रोलॉन्ग टाइम से सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं। स्पेशली जो जॉब करते हैं, जो जॉब पर्सन होती हैं, जो जॉब प्रेग्नेंट मदर होती हैं, वो जॉब एरिया में स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं या लॉन्ग टाइम से सिटिंग पोजीशन पे हैं, तो स्वेलिंग कॉज कर सकती है। नेक्स्ट फिर अगर जो प्रेग्नेंट मदर है उनका ओवर वेट है, बहुत ज़्यादा वेट गेन है, तब भी स्वेलिंग कॉज कर सकती है। नेक्स्ट फिर है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया में क्या होती है, प्रोटीन यूरिया और प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन्स। प्रोटीन यूरिया में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो प्रोटीन यूरिया के साथ लॉस नहीं होता है, बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन जो है यूरिया के साथ लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया। तो प्री-एक्लैम्सिया में ये 3 मेन सिम्टम्स हैं जो दिखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये इसको प्रेग्नेंट मदर को प्री-एक्लैम्सिया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है, प्री-एक्लैम्सिया इज ए कंडीशन in which the pregnant woman experiences high blood pressure and sign of the organ damage, mostly liver and kidney, after the 20 weeks of pregnancy.
प्रीक्लेम्सिया क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है और यह कब शो होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट साइन तो दिखेगा कि बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट सेकंड साइन ये दिखेगा कि जो मोस्टली ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहा है और जो हमारा किडनी फंक्शंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, किडनी डैमेज हो गई है। आइज़ जो है वो ब्लड विजन, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा बीपी इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड विजन हो रहा है। तो ब्लड विजन होगा तो फिर आई पे इफेक्ट जाएगा, तो आई प्रॉब्लम दिखेगी। नेक्स्ट फिर ब्रेन पे भी इफेक्ट जाएगा क्योंकि जो वैसोस्पाज्म है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये फिर क्या हो गया कि आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स जो हैं वो शो होने लगेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू DC दत्ता, अकॉर्डिंग टू DC दत्ता के थ्रू हम क्या, प्रीक्लेम्सिया क्या है, प्रीक्लेम्सिया इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ hypertension of 140/90 mmHg or more with proteinuria after the 20 week in a previously normotensive and non-protein uric women। यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू DC दत्ता डेफिनेशन है कि जो प्रीक्लेम्सिया है एक मेडिकल कंडीशन है और एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मीन्स कि पूरी बॉडी को, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर नहीं हुआ कि पूरी बॉडी की में क्या हो रही है कि पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, जो बॉडी ऑर्गन्स है ये पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, बट इसका जो इटियोलॉजी है वो अननोन है, मेन इटियोलॉजी अननोन है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जा रहा है, 140/90 mmHg से अधिक हो जा रहा है। साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन यूरिया, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन जो है लॉस हो रहा है प्रोटीन यूरिया के साथ। नॉर्मल के कंपेयर में क्या हो रहा है, बहुत एक्सेसिव जो बीपी इंक्रीज हो रही है और प्रोटीन लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया। सो हियर टाइप्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया, 2 टाइप्स। फर्स्ट है माइनर प्रीक्लेम्सिया एंड सेकेंड है सीवियर प्रीक्लेम्सिया। तो माइनर प्रीक्लेम्सिया में क्या हो रही है कि जो सिर्फ थोड़े से जो प्रीक्लेम्सिया कॉज कर रही है, ज़्यादा नहीं। तो माइनर प्रीक्लेम्सिया में फर्स्ट है ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है, ग्रेटर देन 140/90 mmHg है। जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, 140/90 mmHg से अधिक है, बट क्या है यहाँ पे 160/110 mmHg से कम होना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में, जो ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg होना चाहिए, बट 160/110 से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो वो किस में आएगा, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में आएगा। सेकेंड है सीवियर प्रीक्लेम्सिया। सीवियर प्रीक्लेम्सिया में क्या हो रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना जा रहा है, एबव 140/110 mmHg जा रहा है। जो ब्लड प्रेशर सीवियर में क्या हो रही है, 160/110 से बहुत अधिक जा रहा है। क्यों, क्योंकि सीवियर प्रीक्लेम्सिया में इसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड विजन होगा, ब्लड विजन होने के बाद फिर क्या होगा, रेटिनाल डिटैचमेंट हो जाएगा, जो भी रेटिना होगी वो डिटैच हो जाएगी इंटरनल लेयर ऑफ द टिश्यू से। क्यों हो रहा है डिटैच, क्योंकि जो सीवियर हाइपरटेंशन है, बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से क्या हो रही है, रेटिनाल डिटैचमेंट हो जा रही है। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके वजह से प्रीक्लेम्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, प्राइमरी ग्रेविटा। प्राइमरी ग्रेविटा क्या है, अगर जो वोमेन है वो फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो फिर उन रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है कि उनको प्रीएक्लेम्सिया हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पहले से है या किसी को प्रीएक्लेम्सिया है फैमिली में, तो क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री में ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं प्रीएक्लेम्सिया के। नेक्स्ट है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी रिस्क हो सकता है प्रीक्लेम्सिया की, लाइक एबनॉर्मल प्लेसेंटियोसिस हो गया, हाइपर प्लेसेंटियोसिस हो गया। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है मोर एक्टिव हो जाता है देन नॉर्मल, और ये प्लेसेंटा क्या करता है, ग्रो करता है और प्रोड्यूस करता है HCG हार्मोन को। HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या किससे प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। और ये हार्मोन क्या करती है, जो
प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करने का वर्क करता है। और नेक्स्ट फिर प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी में और कौन सी वजह से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं प्रीक्लैम्सिया के? नेक्स्ट हो सकता है प्लेसेंटल इस्चेमिया। अगर प्लेसेंटा को प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन अगर रिसीव नहीं हो पा रही है प्लेसेंटा में, तब फिर क्या कंडीशन हो सकती है? प्रीक्लैम्सिया के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ओबेसिटी, अगर कोई वुमेन है ओवरवेट है, उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा वेट गेन है। नेक्स्ट फिर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, देन फिर क्या होगा कि रिस्क फैक्टर्स कॉज करेगा प्री एक्लैम्सिया का। नेक्स्ट है न्यू पैटर्निटी, अगर न्यू पार्टनर अगर है तो फिर क्या हो सकता है? रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं प्री एक्लैम्सिया के। नेक्स्ट इटियोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो मेन इटियोलॉजी होती है प्री एक्लैम्सिया की वो अननोन होती है। जो फर्स्ट हम देखेंगे कि मेन जो इटियोलॉजी होती है वो अननोन होती है, बट जो उसके बाद जो सेकंड फैक्टर्स हमारा निकल के आता है वो है वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म में क्या होता है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 होता है, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफिशियंसी हो जाती है। और हमें ये पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। अगर इन दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी देन फिर क्या कॉज करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमें पता है कि हमेशा अगेंस्ट होता है वैसोडाइलेटर के। जब यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा देन क्या कॉज करेगा? हाइपरटेंशन कॉज करेगा। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आया? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, जैसे जैसे हाइपरटेंशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बीपी इंक्रीज होती जाएगी, हमारा नेक्स्ट फैक्टर हमें सामने देखने को मिलेगा। तो क्या है? लीवर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो लीवर मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो जा रही हैं। लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो हमारा लीवर एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। लीवर एंजाइम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है SGO2 एंड SGPT। SGO2 आल्सो नॉन एज AST अस्पर्टेट ट्रांसमिनेज, SGO2 एंड SGPT। SGPT क्या है आपका? सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। SGO2 एंड SGPT, SGO2 का जो लेवल्स होता है नॉर्मल वो कितना होता है? 4 to 46 होता है, 4 to 40 होता है इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और जो SGPT होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 5 to 46 होता है, 5 to 56 होता है नॉर्मल इसका। जब ये दोनों क्या होते हैं? मिल जाते हैं और इंक्रीज होते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल ग्रेटर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट पर हो जाता है, ग्रेटर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाता है। जब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। जब ये SGO2 एंड SGPT जब इतने हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा तो वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये फ्री रेडिकल्स में कौन सा हमारा आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? जो नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल्स निकलेंगे। नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेंगे तो क्या होगी? जो एंडोथेलियल लेयर होंगी उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे ही फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्री रेडिकल्स में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा, वो क्या करेंगे? जो एंडोथेलियम लेयर होंगी उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो लीवर एंजाइम्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये फ्री रेडिकल्स क्या कर रहे हैं? एंडोथेलियम लेयर को डैमेज कर रहे हैं। और जब डैमेज करने के बाद फिर क्या होगा? कि जो परमिबिलिटी होगी एंडोथेलियम की वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ की सारी फ्लूइड होंगी वो क्या हो जाएंगी? एस्केप आउट हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या कॉज करेगा? एडिमा कॉज करेगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड फैक्टर से निकल के क्या आया है? एडिमा। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट हमारा वैसोस्पाज्म हुआ था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड हमने देखा था कि एंडोथेलियम जो है वो डिसफंक्शन है। सेकंड हम देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे एबनॉर्मल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर है एबनॉर्मल है तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखें तो नॉर्मल प्लेसेंटा होगा। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो नॉर्मल प्लेसेंटा होगा। और नॉर्मल प्लेसेंटा होगा तो वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनेज को सिक्रेट करेगा। एंजियोटेंसिन जो होती उनको सिक्रेट करेगा
और जो एंजियोटेंसिन का वर्क क्या होता है कि वो कन्वर्जन को, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड के जो कन्वर्जन होती है उनको प्रिवेंट करता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल है। अगर प्लेसेंटा जब एबनॉर्मल है तब फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिन यहाँ पे अब्सेंट होगा, प्लेसेंटा कुछ सिक्रेट नहीं करेगा, देन एंजियोटेंसिन अब्सेंट होगा और ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। और हमें पता है जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये क्या करता है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह वर्क करता है। जब ये कन्वर्जन हो जाएगा देन फिर क्या होगी, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन जब होगा, जैसे हमने अभी लीवर में पढ़ा था कि लीवर एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था और वो क्या करते हैं कि लीवर को डैमेज कर रहे थे, एंडोथेलियम लेयर को डैमेज कर रहे थे। ऐसे ही अगर ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो किडनी में अगर हमारे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो ग्लोमेरुलस होगा वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का वर्क करती है ना, तो ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देगा। और जब ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देगा तब फिर क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन लॉस होगा यूरिन के साथ। जब एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन लॉस होगा यूरिन के साथ तो क्या कॉज करेगा, प्रोटीन यूरिया। तो हमारा ये जो थर्ड फैक्टर क्या निकल के आया, प्रोटीन यूरिया। तो हमने अभी तक देखा था कि हाइपरटेंशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, एडिमा कैसे हो रहा है और प्रोटीन यूरिया कैसे क्रिएट हो रहा है। तो इन तीनों रेशियो को मैं अगेन आपको बता दे रही हूँ कि फर्स्ट हमने क्या देखा था कि इटियोलॉजी में कि जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी थी वो अननोन थी, बट सेकंड फैक्टर हमारा क्या निकल के आया था, वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो एक वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। बट इसमें क्या हो रहा है कि इनकी डिफिशियंसी हो जा रही है, ये डिक्रीज हो जा रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से फिर क्या हो रही है, प्रॉपर बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है। और जैसे जैसे हाइपरटेंशन बढ़ेगा हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने के साथ फिर हमारा लीवर एंजाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब लीवर एंजाइम इंक्रीज हो जाएगी तो लीवर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। फ्री रेडिकल्स में क्या हमारा आएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करेगा, वो जो एंडोथेलियम जो होती हैं उनको डैमेज कर देगा। एंडोथेलियम लेयर को जब डैमेज कर देंगे तो जो एंडोथेलियम होगी उनकी क्या हो रही थी, वहाँ पे परमिबिलिटी इंक्रीज हो जा रही थी। और जब परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ के सारे फ्लूइड स्केप आउट हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा कॉज करेगा। फिर हमने देखा था कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो किडनी के अंदर जा रहे हैं और किडनी को डैमेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ग्लोमेरुलस हैं उनको भी डैमेज कर रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रही है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के साथ। फिर हमारा थर्ड सिम्टम्स क्या निकल के आ रहा था, प्रोटीन यूरिया। तो आई होप आपको इटियोपैथोलॉजी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा था, कैसे हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा था, एडिमा कैसे हो रहा था और प्रोटीन यूरिया क्रिएट हो रहा था। नेक्स्ट, हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम क्या है, हेल्प सिंड्रोम कब होता है, जब एक सीवियर प्रीएक्लैम्सिया होती है तब हेल्प सिंड्रोम की कंडीशन दिखती है। फर्स्ट एच है, तो एच से क्या होती है, हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस में क्या होता है, हीमो मीन्स क्या होता है, ब्लड होता है, और लाइसिस मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो हीमोलाइसिस रेफर्स टू द ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स दैट रिलीजिंग हीमोग्लोबिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट क्या है, EL मीन्स क्या होता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स। लीवर एंजाइम्स हमने अभी इटियोपैथोलॉजी में पढ़ा था कि जो लीवर एंजाइम है SgO2 एंड SgPT ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। तो इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, जो हमारी लीवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जा रही हैं। नेक्स्ट फिर है लो प्लेटलेट्स काउंट, LP का है लो प्लेटलेट्स काउंट। जो हमारा प्लेटलेट्स है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है। जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है लोअर देन नॉर्मल होता है। कितना ज़्यादा लो हो जा रहा है, बिलो द 1 लाख हमारा प्लेटलेट्स लो हो जा रहा है। एक चीज़ आपको नोट करना है कि अगर जो फीमेल है उसकी कंडीशन अगर पॉलीहाइड्रोमिनोज है या हाइडिटिफॉर्म मोल है, अगर जो फीमेल की कंडीशन पॉलीहाइड्रोमिनाज और हाइडिटिफॉर्म मोल ऐसा कोई अगर उसके अंदर कंडीशन है तब फिर क्या होगा, जो प्री एक्लैम्सिया होगा वो कब अपीयर दिखेगा, बिफोर 20 वीक्स दिखेगा। जो प्री एक्लैम्सिया होगा वो आफ्टर 20 वीक के ना दिखने के बजाय वो बिफोर 20 वीक ही उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया।
तो हमने यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है माइनर प्री-एक्लैम्सिया, माइल्ड प्री-एक्लैम्सिया एंड सेकेंड है सीवियर प्री-एक्लैम्सिया। तो माइल्ड प्री-एक्लैम्सिया में क्या हो रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन 140/90 mmHg है आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक के बाद जो ब्लड प्रेशर है 140/90 mmHg से अधिक है, बट क्या हो रही है कि लेस देन 160/110 है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वो किस में आएगा, आपका माइल्ड प्री-एक्लैम्सिया में साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। अगर जो प्रोटीन यूरिया है, एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो रही है, जो एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो रही है प्रोटीन यूरिन के साथ, कितना लॉस हो रही है, मोर देन, अगर जो मदर हैं उनमें मोर देन प्रोटीन कितना लॉस हो रही है 0.3 ग्राम mg में देखें तो ग्रेटर देन 300 mg पर 24 आवर्स। टोटल प्रोटीन इन द यूरिन्स विदिन 24 आवर ऑफ यूरिन कलेक्शन 0.3 ग्राम्स इंक्रीज हो रही है पर 24 आवर्स में। नेक्स्ट एडिमा हो रहा है। एडिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जा रही है, फ्लूइड का बिल्डअप हो जा रहा है, जिसको कहेंगे एडिमा। अगर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में है मदर, या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ली है। नेक्स्ट फिर अगर वैसे तो अगर एडिमा देखा जाए तो एडिमा का जो है बहुत कॉमन होता है इन प्रेगनेंसी में। मोस्टली एडिमा जो है बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, सम अमाउंट ऑफ एडिमा इज कॉमन इन प्रेगनेंसी है, बट एक्सेसिव सीवियर एडिमा दैट इज कॉल्ड प्री-एक्लैम्सिया। अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा सीवियर एडिमा हुआ है तो फिर क्या होगा, वो प्री-एक्लैम्सिया में होगा। जैसे स्वेलिंग इन द फीट्स एंड एंकल्स एंड ऑर्बिटल की सराउंडिंग में एडिमा प्रेजेंट है, देन फिर क्या होगा कि वो एडिमा के सिम्टम्स हमें शो होंगे, स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट सीवियर प्री-एक्लैम्सिया में क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, ग्रेटर देन 160 mmHg होगा, एंड जो डायस्टोलिक होगा वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 110 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक, जब हाइपरटेंशन होगा तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो +30 mmHg इंक्रीज हो जाएगा सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होगा वो कितना होगा, +15 to 20 mmHg इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टर्ड रीनल फंक्शन टेस्ट और ओलिग्यूरिया। मीन्स जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो अल्टर्ड हो जाएगा, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होंगे वो उसमें उसके रिजल्ट्स में चेंजेस होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जो रीनल है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो भी डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रही है, रीनल जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है और चेंजेस उसमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट ओलिग्यूरिया है। ओलिग्यूरिया में क्या हो रही है, लो यूरिन आउटपुट हो रही है। लो यूरिन आउटपुट लेस देन 400 to 500 ml पर 24 आवर्स में। 24 आवर के यूरिन कलेक्शन में जो यूरिन है वो कितना हो रही है, 400 ml से 500 ml लॉस हो रही है, बस यूरिन आउटपुट सिर्फ इतना ही हो रहा है। नेक्स्ट फिर क्या है, प्रोटीन यूरिया ऑफ 5 ग्राम और मोर इन 24 आवर्स। हमने बताया था कि जो माइल्ड अगर प्री-एक्लैम्सिया है तो उसमें जो प्रोटीन लॉस होगा यूरिन के साथ वो कितना होगा, मोर देन 0.3 ग्राम होगा, या फिर मान लें mg में 300 mg मोर देन होगा 24 आवर ऑफ यूरिन कलेक्शन। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीवियर प्री-एक्लैम्सिया की। तो सीवियर प्री-एक्लैम्सिया में क्या होगा कि 5 ग्राम, मोर देन 5 ग्राम जो है प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के साथ। नेक्स्ट एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन। जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो एलिवेट हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर किडनी फंक्शन जो है, किडनी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो एलिवेट हो जा रहा है। और जो हाइपर यूरिसेमिया क्या है, हाइपर यूरिसेमिया में क्या हो रही है, जो यूरिक एसिड लेवल है, जो यूरिक एसिड लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यूरिक एसिड लेवल हम बात करें तो अगर मेन में देखेंगे तो कितना होना चाहिए और फीमेल में देखें तो डिफरेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अल्टर्ड लीवर फंक्शन टेस्ट ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लीवर एंजाइम्स। रीनल फंक्शन टेस्ट जो भी करवा रहे हैं वो अल्टर्ड हो जा रहे हैं, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट आ रहे हैं उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लीवर एंजाइम है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि जो SgO2 एंड SgPT है ये हमारा लीवर एंजाइम है, ये क्या हो रहा है, एलिवेट हो जा रहा है। और जब वो एलिवेट हो जाता है तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा था और जो वहाँ की एंडोथेलियम लेयर थी वो डैमेज हो रही थी। तो क्या हो रही है कि
जो हमारा लीवर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, वो डैमेज हो गया है। नेक्स्ट परसिस्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। एपिगैस्ट्रिक रीजन मोस्टली राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा लीवर डैमेज हो रहा था, किडनी डैमेज हो रहा था, गाल ब्लैडर पे भी इफेक्ट है, वहाँ पे भी पेन हो रहा है और एब्डोमिनल पेन हो रहा है। नेक्स्ट एबनॉर्मल वेट गेन। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वेट गेन जो है एक्सेसिव वेट गेन है, ओबेसिटी है, मोर देन 35 है, तो फिर क्या होगा कि एक इसके साइन एंड सिम्टम्स है, एक्सेसिव वेट गेन होगा, देन फिर क्या होगा कि एडिमा कॉज करेगा ही। नेक्स्ट इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एक्सेसिव वेट में हमने देखा था ना कि एडिमा कॉज कर रहा है, तो जब एडिमा हुआ है तो वेट ऑटोमेटिक गेन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या हो रही है कि जो फीटस है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है वोम्ब में। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है ना, जो प्लेसेंटा को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बेबी है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, एज कम्पेयर नॉर्मल ग्रोथ से कम है। नेक्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो रहा है कि जो मदर्स हैं उसका प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो है, बिलो द 1 लेख है, तो क्या हो रही है हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगा। नेक्स्ट फिर पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा कि हमने पहले ही बताया था कि जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जो एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो रहा है ना वहाँ पे, तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड्स हैं वो लीक होना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और जो लीक होने के बाद क्या हो रही है, जो फ्लूइड्स हैं वो लंग में चली जा रही है, जिसके वजह से क्या हो रही है कि वहाँ पे एडिमा कॉज कर रही है, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द लंग्स। तो क्या हो रही है पल्मोनरी एडिमा भी यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर प्रीएक्लैम्सिया। क्या क्या टेस्ट हैं जो हम प्रीएक्लैम्सिया में करते हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ इसे प्रीएक्लैम्सिया ही है, और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट होता है कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन। तो हमें फर्स्टली क्या करना है, कंप्लीट हिस्ट्री लेना है। क्या है कि अगर कोई मदर आती है और वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है कि मुझे बहुत फील हो रहा है, बहुत वेट गेन फील हो रहा है, और बॉडी में एडिमा है, और बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत घबराहट हो रही है, ये सब तो मदर बताती है। हमें क्या हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, मदर से ये आस्क करना है कि आपकी फैमिली में किसी को पहले से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी को प्रीएक्लैम्सिया तो नहीं हुआ था। ये सारी हिस्ट्री मदर से हमें लेनी है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है मदर से। नेक्स्ट फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ये 2 मेन है, हमें टेस्ट अगर करना है तो फर्स्ट हमें ये 2 मेन पहले ले लेना चाहिए, देन अदर टेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, जो मदर्स होंगी उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, एंटीनेटल चेकअप करेंगे, और नेक्स्ट फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि उसका एडिमा चेक करेंगे, एसेस करेंगे बॉडी को कि एडिमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्वेलिंग इन द फीट्स एंड एंकल्स में, या फिर उसके ऑर्बिटल एरिया में, आई के सराउंडिंग में स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें। पिटिंग एडिमा भी प्रेजेंट है, ये चीज़ देखेंगे, सीवियर एडिमा है या माइल्ड एडिमा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पिटिंग एडिमा क्या है, पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि अगर हम अपनी फिंगर को जहाँ पे स्वेलिंग हुई है अगर वहाँ पे हम ऐसे प्रेस करें और जैसे हम उसे तुरंत हटाएं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे तुरंत अगर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे पिटिंग एडिमा। तो क्या होंगी ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे, एंटीनेटल चेकअप करेंगे, साथ ही साथ हम FHS भी करेंगे, फीटल हार्ट साउंड भी सुनेंगे। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड कितना होता है, 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। अगर इससे कम ज़्यादा है तो मीन्स क्या होगा, कोई एबनॉर्मलिटी है। हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, FHS कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें आफ्टर 4 आवर ये सब हमें चेक करना है। नेक्स्ट फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट हमारा होगा CBC होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC में हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे मदर का, प्लेटलेट्स चेक करेंगे, हेमाटोक्रिट लेवल, और नेक्स्ट फिर रेड ब्लड सेल्स RBC चेक करेंगे, WBC चेक करेंगे। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस एंड प्रोटीन यूरिया। यूरिन एनालिसिस करेंगे और प्रोटीन यूरिया, यूरिन टेस्ट करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि जो एक्सेसिव जो है प्रोटीन लॉस हो रहा है ना यूरिन के साथ, तो कितना अमाउंट में लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट है लीवर एंजाइम टेस्ट। लीवर एंजाइम टेस्ट में क्या करेंगे कि जो लीवर एंजाइम में जो एंजाइम लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे हमने बताया था नॉर्मल SgO2 का, SgO2 सीरम ग्लूकोमेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 4 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। और जो SGPT होता है सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसमिनेज, इसका कितना होता है 5 to कितना होता है उसका 56 होता है। तो इंटरनेशनल यूनिट 5 to 56 इंटरनेशनल यूनिट होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो मीन्स क्या होगा, जो लीवर एंजाइम लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हम लीवर एंजाइम टेस्ट में एंजाइम लेवल को चेक करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड टेस्ट फॉर प्री एक्लैम्सिया। तो फर्स्ट क्या है रीनल फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो जिसके वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारा बर्न टेस्ट आ गया। बर्न टेस्ट क्या होती है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मीन्स यूरिया और नाइट्रोजन जो है ब्लड में कितना है, कितने अमाउंट में है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। नॉर्मल अगर देखा जाए प्रेग्नेंट वोमेन में, तो जो बर्न टेस्ट जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल लेवल्स वो कितना होना चाहिए 5 to 12 होना चाहिए मिलीग्राम पर mg पर DL होना चाहिए। जो नॉर्मल अगर प्रेग्नेंट वोमेन की देखें तो बर्न टेस्ट का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए प्रेग्नेंट वोमेन में 5 to 12 mg पर DL होना चाहिए। नेक्स्ट BP मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। आफ्टर 4 आवर्स हमें मॉनिटर करना है, एंटीनेटल चेकअप करना है और FHS भी लेना। एंटीनेटल चेकअप के टाइम पे ही हमें FHS भी देखना है, नॉर्मल FHS है कि नहीं। फीटल हार्ट साउंड 120 से 160 बीट पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट एवरी हाफ एन आवर या 1 आवर में हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट फिर ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हमने देखा था कि वहाँ पे जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ब्लड विजन हो रहा था, रेटिनाल डिटैचमेंट हो रहा था, क्यों? सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से ना। तो हमें क्या करना है ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, जिससे जो भी प्रॉब्लम है उसके विजुअल जो भी चेंजेस हैं वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग। एंटीनेटल हमने वही बताया कि एंटीनेटल चेकअप तो करनी है, साथ ही साथ FHS भी करनी है, फीटल हार्ट साउंड भी सुनना है। जो नॉर्मल हमने बता दिया है 120 से 160 बीट पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट रेगुलर वेट चेकअप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेली वेट चेक करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे अभी हमने चेक किया, हमें 24 आवर में एटलीस्ट 4-5 टाइम्स तो चेक ही करना है, क्योंकि जिससे हमें पता चल पाए ना कि मॉर्निंग में कितना था वेट, अभी कितना इंक्रीज हुआ है। तो हमें क्या करना है वेट चेकअप डेली करना है हमें। नेक्स्ट मैनेजमेंट। सो हमारा नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा हो गया जनरल मैनेजमेंट एंड सेकंड हो गया हमारा क्या ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट फर्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट जनरल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा क्लोज मॉनिटरिंग हो गया। हमने ऑलरेडी बताया है कि क्लोज मॉनिटरिंग करना है, डेली हमें रेगुलर चेकअप करना है। क्लोज मॉनिटरिंग में फर्स्ट हमारा होगा ब्लड प्रेशर चेक करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि BP कितना इंक्रीज हो रहा है ये चीज़ चेक करना है। मॉर्निंग में देखा कि BP भी नॉर्मल है, फिर क्या हुआ BP इंक्रीज हो गई, तो इसीलिए हमें रेगुलर ब्लड चेकअप करना है। एवरी हाफ एन आवर में हमें लेना ही है, उसका चेक करना है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग। जो यूरिन एनालिसिस हमने किया था कि प्रोटीन जो यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग में क्या होता है कि यूरिन में हम प्रोटीन लेवल चेक करेंगे कि कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है। मोर देन 0.3 ग्राम से और भी ज़्यादा हो रहा है, अगर 5 ग्राम मोर देन 5 ग्राम हो रहा है तो इसका मीन्स सीवियर प्रीक्लैम्सिया, उसको और ज़्यादा मैनेजमेंट की नीड है। नेक्स्ट फिर फीटल मॉनिटरिंग, और हमें FHS BP के साथ साथ भी एंटीनेटल चेकअप भी करना है, उसके बाद भी FHS भी करना है, फीटल हार्ट साउंड भी हमें उसको सुनना है। नेक्स्ट है रेस्ट।
रेस्ट हमें जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनको हमें रेस्ट प्रोवाइड करना है। रेस्ट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि रेस्ट इज हेल्पफुल फॉर कंटिन्यूड इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर वो प्रॉपर रेस्ट कर रही है तो हमें इससे पता चल जाएगा ना कि रेस्ट करने के बावजूद भी जो ब्लड फ्लो है वो कितना इंक्रीज है, ये सारी चीज़ें हमें, और ट्रीटमेंट में भी हमें बेनिफिट रहेगा कि हाँ ये रेस्ट कर रही है तभी भी इनका बीपी इतना इंक्रीज कैसे है। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें क्या होगा कि रेस्ट, अगर हम जो प्रेग्नेंट मदर है उसको हमने रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया है, रेस्ट वो ले रही है, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है, रेस्ट करने से क्या हो जाएगा, फिर जो रीनल ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्ट करने से क्या हो जाएगा, जो रीनल ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमने देखा था वहाँ पे ओलिग्यूरिया हो रही है, जो यूरिन आउटपुट हो रहा है वो बहुत लो हो रहा है। इससे क्या होगा, डायूरेसिस हो जाएगा। मीन्स कि जो यूरिन आउटपुट है वो जो है उसका फ्लो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डायूरेसिस होगा, अगर जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा डायूरेसिस होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जो यूरिक एसिड लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो। जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगी, प्लेसेंटल परफ्यूजन एंड रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। और जो प्लेसेंटा में जो इनसफिशियंसी है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की वो मेंटेन हो जाएगी, और जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होती है कि वैसे तो हम प्रेग्नेंट मदर को डायूरेटिक्स नहीं दे सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एडिमा हो गया है तो हमें यहाँ पे डायूरेटिक्स देने की नीड है। तो डायूरेटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड इन जुडिशियली as they can harm the baby by diminishing placental perfusion and causing electrolyte imbalance। हमने ऑलरेडी बता दिया था कि प्रेग्नेंट मदर को वैसे हम डायूरेटिक नहीं देंगे, बट यहाँ पे क्या हो रही है, एडिमा हो रही है तो हम देंगे इसमें। तो कंपेलिंग रीजन्स फॉर दियर यूज इंक्लूड कार्डियक फेलर एंड पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट डायूरेटिक्स में ही हमारा ये लूप डायूरेटिक्स आएगा। जो लूप डायूरेटिक्स क्या होती है, ये एक लूप डायूरेटिक्स क्या होती है, ये किस पे एक्शन करती है, लूप ऑफ द हेनले पे, उस पे वर्क करती है, और जो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एंड पोटेशियम। जो प्रिवेंट करता है रिब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम एंड पोटेशियम का रिब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है डायूरेटिक्स। नेक्स्ट द मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक कॉमनली यूज्ड इज फ्रूसेमाइड लैसिक्स 40 mg given orally after breakfast for 5 days in a week. In acute condition intravenous route is preferred। जो मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स कौन सा होता है, लैसिक्स होता है, जिसे हम फ्रूसेमाइड बोलते हैं। हमें फ्रूसेमाइड को, लैसिक्स को 40 mg देना है 5 डे इन ए वीक। ये एक वीक में हमें क्या करना है, 5 दिन में देना है वो। और क्या होती है, अगर एक्यूट कंडीशन ओरली, पहले तो हमें क्या करना है, 5 डे इन ए वीक देना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ओरली देना है। जो लैसिक्स है 40 mg देंगे 5 डे इन ए वीक, आफ्टर ब्रेकफास्ट हम उसे ओरली देंगे। बट अगर क्या है, एक्यूट कंडीशन है, तब फिर हम उसे किस में देंगे, इंट्रावेनस रूट में हम उसे प्रीफर कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है तो। नेक्स्ट सॉरी गाइज। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा है तो ये देना बहुत ज़्यादा नीड है। फर्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट हमारा मिथाइल डोपा है। मिथाइल डोपा एक ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी हाइपरटेंसिव का, जिसमें हम 250 से 500 mg देंगे TDS, ठीक है। 3 टाइम्स हम उसको दे सकते हैं ओरली। कितना, 250 से 500 mg देंगे, 3 टाइम्स देंगे हम उसे, ओरली देंगे। नेक्स्ट है लेबेटालॉल। लेबेटालॉल हम देंगे कितना, 100 mg TIDS देंगे, 100 mg देंगे
या तो हम TDS देंगे या QDS देंगे, ये या तो हम 3 टाइम्स दे सकते हैं या 4 टाइम्स दे सकते हैं। बट एक बात आपको रिमेंबर करना है कि जो लेबेटालॉल होता है वो अगर कोई जो फीमेल है उसको अगर कोई रिस्पायरेटरी डिसीज है तो फिर उसके लिए क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसको रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो हम उसको उसमें क्या करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। हमें लेबेटालॉल अगर उस कंडीशन में नहीं देना है। नेक्स्ट निफेडेपिन है। निफेडेपिन हमें कितना देना है, 10 से 20 mg 2 टाइम्स देना है, BID, ठीक है। 10 से 20 mg देना है, ओरली देना है इसे। नेक्स्ट हाइड्रालेजिन है, 10 से 20 mg, इसको भी हमें 2 टाइम्स देना है। 24 आवर्स में हमें 2 टाइम्स देना है, 12 आवर्स में हम डिवाइड करके 2 टाइम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लैम्सिया एंड इन सीवियर प्री-एक्लैम्सिया में भी दे सकते हैं। ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, सीजर के लिए है। तो ड्रग हमने देखा, इसको हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्री-एक्लैम्सिया है तब फिर हमें क्या होगा, MgSO4 की नीड पड़ेगी। सीवियर प्री-एक्लैम्सिया है तो अगर हम जैसे एक्लैम्सिया को, प्री-एक्लैम्सिया को अगर हम टाइम पे ट्रीट नहीं किए, इफ़ प्री-एक्लैम्सिया इज अनट्रीटेड दैट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, इवन फीटल कॉम्प्लिकेशन टू द मदर्स एज वेल एज द बेबी। तो क्या होगा, जो प्री-एक्लैम्सिया है अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्लैम्सिया क्या है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है प्री-एक्लैम्सिया का। सो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है फर्स्ट क्या देंगे हम, IM देंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो लोडिंग डोज जो होती है वो 4 ग्राम IV फॉलोड बाय 10 ग्राम IM। जब भी हम देंगे इसको IM तो फर्स्ट हमें क्या करना, IV को फर्स्ट देना है। तो क्या करना, 4 ग्राम IV को 4 ग्राम लेंगे फॉलोड बाय 10 ग्राम IM, 10 ग्राम IM के साथ, और 5 ग्राम ईच बटक्स में हमें उसको एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट मेंटेनेंस डोज कितना होना चाहिए, 5 ग्राम एवरी 4 आवर। एवरी 4 आवर में हम 5 ग्राम एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे जो लोडिंग डोज होता है वो थेराप्यूटिक लेवल को अचीव करता है। जो लोडिंग डोज होता है वो थेराप्यूटिक लेवल को अचीव करेगा। बट इसी थेराप्यूटिक लेवल को अगर हम अचीव कर लिए हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस डोज देना चाहिए। नेक्स्ट इंट्रावेनस IV में हम कैसे देंगे, IV में लोडिंग डोज जो होगा वो 4 to 6 ग्राम होगा IV विद इन 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट में हमें क्या देना है, 4 से 6 ग्राम देना है IV में। नेक्स्ट मेंटेनेंस डोज कितना होना चाहिए, 1 to 2 ग्राम पर आवर 1 to 2 ग्राम हमें एडमिनिस्टर करना है। तो लोडिंग डोज हमने बताया है कि जो लोडिंग डोज होता है वो थेराप्यूटिक लेवल को अचीव करता है, और उसी थेराप्यूटिक लेवल को मेंटेन रखने के लिए हम क्या देते हैं, मेंटेनेंस डोज देते हैं। नेक्स्ट डाइट मैनेजमेंट, एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डाइट में कैसा उसको डाइट लेना है वो चीज़ हमें मैनेज करना है। तो फर्स्ट है द डाइट शुड कंटेन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेली प्रोटीन अबाउट 10 ग्राम्स। जो डाइट होता है वो प्रॉपर मतलब बैलेंस डाइट, आप ये कह सकते हैं कि हमें जो प्रेग्नेंट मदर है उसको बैलेंस डाइट देना है। तो 10 ग्राम हमें यहाँ पे देना है। 20 जैसे पर डे हमें क्या करना है, 24 पर डे हमें 10 ग्राम देना है। वैसे देखिए कि अगर जो नॉन प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनको 1 ग्राम पर केजी पर डे देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वोमेन के लिए प्रोटीन की कितनी नीड होती है, 1 ग्राम पर केजी पर डे नीड होती है। बट यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन की बात हो रही है तो उनको कितना देना चाहिए, 2 ग्राम पर केजी पर डे उनको नीड होती है प्रोटीन की, और कंप्लीट प्रोटीन देना है। तो कंप्लीट प्रोटीन देने के लिए हमें लाइक एग हो गया और पल्स हो गए, ये सारी हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट फ्लूइड नीड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्लूइड्स एंड सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फ्लूइड्स हैं और सॉल्ट हैं इसको हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अगर हम फ्लूइड्स और सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे कहते नहीं पर्सन कि ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज है तो सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, बट ऐसा नहीं करना है। अगर फ्लूइड एंड सॉल्ट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है।
नेक्स्ट, टोटल कैलोरी इनटेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1600 कैलोरी पर डे। जो हमें जो प्रेग्नेंट वोमेन होंगी उनको टोटल कितना देना चाहिए, 1600 कैलोरी पर डे उनको एटलीस्ट उनको देना ही चाहिए, उनको लेना चाहिए 1600 कैलोरी। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा था, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट पे हमने देखा फर्स्ट रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड फिर हम क्या देख रहे हैं कि डायूरेटिक्स दे रहे हैं, जिसमें डायूरेटिक्स में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि डायूरेटिक्स अगर प्रेग्नेंट मदर जो है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो लेबेटालॉल हमें उस टाइम पे जो है रेस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट फिर हम क्या दे रहे हैं, मेथाइल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट है मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा जो है एक ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी हाइपरटेंसिव का। तो मेथाइल डोपा हम कितना दे रहे हैं, 250 से 500 mg दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं 3 टाइम्स। नेक्स्ट हम उसमें से और क्या देते हैं, लेबेटालॉल, जो कि हमने बता दिया है कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट फिर हम क्या उसमें दे रहे हैं कि जो निफिडिपिन दे रहे हैं, और नेक्स्ट और क्या, हाइड्रोलिजिन दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स हमने बता दिया है कि वो डायूरेटिक्स जो होती हैं उनको वैसे प्रेग्नेंट मदर को नहीं देते, लेकिन क्या है एडिमा बहुत ज़्यादा है तो डायूरेटिक्स देने की नीड है। नेक्स्ट फिर हमने क्या बात किया था, डाइट मैनेजमेंट, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर्स के लिए, एक्लैम्सिया के लिए हमने MgSO4 दिया था, जिसमें हमने लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज आपको बताया है। नेक्स्ट फिर हमने डाइट मैनेजमेंट बताया। डाइट मैनेजमेंट में हमें जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनको 2 ग्राम पर kg पर डे प्रोटीन्स प्रोवाइड करना है, बैलेंस डाइट मेंटेन रख के। नेक्स्ट फिर जो फ्लूड है, मेन है कि जो फ्लूड है और फ्लूड एंड सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट फिर टोटल कैलोरी कितना उसको इनटेक करना है, 1600 कैलोरी पर डे जो है उसको लेना है। नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट की। तो ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में ये 4 फैक्टर्स हैं, इन्हीं 4 फैक्टर्स को रख के हम मैनेज कर सकते हैं प्रीक्लैम्सिया को। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने दिन की है। सेकंड हम देखेंगे सीवियरिटी ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी की सीवियरिटी है वो कितनी है, माइल्ड प्रीक्लैम्सिया है या सीवियर प्रीक्लैम्सिया है, सीवियरिटी को देख के हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, और जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट अब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन अब्सेंस है या प्रेजेंट है, ये चीज़ देखना है। तो इन्हीं 4 फैक्टर को रख के हम मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि 37 वीक से कम है, अगर जो हमने बताया था ना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो 4 फैक्टर्स को आप रिमेंबर करिएगा। तो फर्स्ट क्या है, 37 वीक से कम है, अगर जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से बिलो है, तब फिर क्या होगा, 37 वीक से बिलो है वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लैम्सिया, 37 वीक से कम है और उसमें जो प्रीक्लैम्सिया की सीवियरिटी है वो नहीं है, वो अब्सेंस है, ना तो माइल्ड है ना सीवियर है, वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। और नेक्स्ट जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिस्पांस हमें मिल रहा है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देन फिर हमें क्या करना है, उसको EDD तक वेट करना है, टर्मिनेट नहीं करना है, EDD तक हमें वेट करना है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो रहा है कि जो प्रेगनेंसी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कितना है, 37 वीक से एबव है, मीन्स 37 वीक से एबव है, और उसमें जो सीवियरिटी है प्रीक्लैम्सिया की वो नहीं है, कोई भी सीवियरिटी नहीं है, सब नॉर्मल है। नेक्स्ट फिर जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी प्रॉपर रिस्पांस हमें मिल रहा है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, EDD तक वेट करेंगे, हमें EDD तक वेट करना है। 37 वीक अगर कंप्लीट हो गया तो ये नहीं देखना है कि 37 वीक कंप्लीट भी हो गया है और सब जितनी भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब नॉर्मल हैं तो हम EDD प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें EDD तक वेट करना है। थर्ड क्या है कि अगर जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से बिलो है, अगर 37 वीक से बिलो है और जो सीवियरिटी है वो क्या आ रही है, माइल्ड प्रीक्लैम्सिया आ रही है,
एक प्रीवियस नेक्स्ट डालिए फैक्टर्स में। हमने देखा ना सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्सिया, ये 3-4 फैक्टर्स को रख के हमें मैनेज करना है ना। तो सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्सिया में नेक्स्ट करिए। सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्सिया में क्या आ रहा है, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया आ रहा है ना। तो क्या हो रही है, जो प्रेगनेंसी है वो बिलो 37 वीक है और माइल्ड प्रीक्लेम्सिया है, और जो मेडिकेशन है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब भी हमें क्या करना है, EDD तक वेट करना है। माइल्ड प्रीक्लेम्सिया है तो फिर हमें क्या करना है, EDD तक वेट करना है, प्रॉपर क्लोज मॉनिटरिंग करनी है और थोड़ा सा हाइपरटेंसिव मेडिकेशन प्रोवाइड कर देना है, सेडेटिव प्रोवाइड कर देना है, जिससे ये सब मेडिकेशन दे के हमें क्या करना है, EDD तक वेट करना है। नेक्स्ट फिर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, 37 वीक से एबव है। अभी यहाँ पे हमने देखा 37 वीक से बिलो है और माइल्ड प्रीक्लेम्सिया हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 37 वीक से एबव है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया हो रहा है। यहाँ पे सीवियर प्रीक्लेम्सिया हो रहा है, तब फिर क्या होगा, अब यही बोलोगे कि यहाँ पे 37 वीक्स कंप्लीट भी हो गया है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया भी है। तो 37 वीक कंप्लीट हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीवियर प्रीक्लेम्सिया है तो फिर क्या करना है, हमें EDD तक वेट नहीं करेंगे। अगर सब चीज़ सही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट फिर क्या है, 37 वीक से अगर कम है, यहाँ पे क्या है, सीवियर है 37 वीक से और सीवियर प्रीक्लेम्सिया भी है और 37 वीक से एबव है, तब हम क्या करेंगे कि उनको EDD तक वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 37 वीक से बिलो है, अगर जो प्रेगनेंसी है 37 वीक से बिलो है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, यहाँ पे आपने देखा एबव है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, बट यहाँ पे क्या है, 37 वीक से बिलो है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, और जो मेडिसिन है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीवियर प्रीक्लेम्सिया है तो हम क्या करेंगे, उसको कोई भी ड्रग्स देके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देके, सेडेटिव्स देके, ये सब दे के हम क्या करेंगे, उसको EDD तक के वेट करेंगे। EDD तक वेट करेंगे क्यों, क्योंकि 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जैसे ही 37 वीक कंप्लीट होगा तुरंत हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। बट अभी 37 वीक्स से कम है, हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना है, हमें सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये सब मेडिसिन देके हमें EDD तक वेट करना है। तो ये जो टर्मिनेट नहीं करना है, जैसे ही हमारा 37 वीक कंप्लीट होगा वैसे हमें क्या करना है, फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है। टर्मिनेशन के भी 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी एंड सेकेंड है सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो फिर क्या करेंगे कि अगर जो सर्विक्स है वो फेवरेबल है, अगर जो सर्विक्स है वो अनफेवरेबल है, पूरा प्रॉपर रैपनिंग नहीं है, तब फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्टर करके हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करके हम सर्विक्स को फेवरेबल करेंगे और पूरा रैपनिंग हो जाएगी। देन फिर क्या करेंगे, हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। बट अगर इससे भी नहीं हो रहा है नॉर्मल से, देन फिर क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। दैट्स इट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे क्या क्रिएट हो रहा था। नेक्स्ट फिर हम अपनी जो भी टॉपिक है उनको समराइज कर देंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, सॉरी अभी मैं कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है कॉम्प्लिकेशन में, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है। अगर प्री एक्लैम्सिया में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट में मैटरनल में, मदर में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन कौन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है एक्लैम्सिया। फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन निकल के आएगा वो एक्लैम्सिया आएगा। हमने बताया था ना कि अगर हम प्री एक्लैम्सिया को टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या हो रहा है, एक्लैम्सिया में जो हाइपरटेंशन तो हो ही रहा है, नेक्स्ट एडिमा भी हो रहा है और प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है। तो इसके साथ साथ इन तीनों सिम्टम्स के साथ साथ हमारा क्या आएगा, साथ में जुड़ जाएगा सीजर्स, जिसमें क्या होता है, एक्लैम्सिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज कैसे होगा, जो प्लेसेंटा हो रही है
जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो रही है यूट्रस से, तो क्या होगा, उसमें जो ब्लीडिंग होगी, हेमरेज हो जाएगा, जो सेपरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रही है, प्रॉपर सेपरेट नहीं, प्लेसेंटल सेपरेशन हो गया है, जैसे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एक्सीडेंटल हेमरेज हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट ओलिगोरिया एंड एन्यूरिया। ओलिगोरिया होगा और एन्यूरिया होगा। जैसे ओलिगोरिया में क्या होगा कि लो यूरिन आउटपुट होगा, लेस देन 400 से 500 ml होगा। नेक्स्ट एन्यूरिया में क्या होती है कि प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ यूरिन होती है, अगर थोड़ी बहुत अगर यूरिन होती है तो लेस देन 50 ml यूरिन प्रेजेंस होती है, बस यूरिन आउटपुट होती है। एन्यूरिया में वैसे मान लें तो ये अब्सेंस होता है यूरिन। नेक्स्ट ब्लड विजन। ब्लड विजन होगा, हमने बताया था कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसको हम प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं दिए, टाइम पर ट्रीट नहीं किए हैं, तो फिर क्या होंगे, ब्लड विजन होने के चांसेस हो सकते हैं। ब्लड विजन होगा, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर में क्या होती है कि जो लेबर डिलीवरी हुई है वो ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है उससे पहले हो गई है, अगर उससे पहले हो गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। तो ये भी होने के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पे सेरेब्रल हेमरेज, वहाँ पे हमने देखा था कि जो सेरेब्रल हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन से। नेक्स्ट क्योंकि हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में क्या होती है कि एक सीवियर प्रीएक्लैम्सिया में मोस्टली ये देखा जाता है, जो हीमोलिसिस होती है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो जाता है और फिर लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाता है। ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिलने के चांसेस होते हैं अगर टाइम पे नहीं ट्रीट किए तो। नेक्स्ट ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट तो एक्लैम्सिया है, एक्लैम्सिया मोस्टली है, अगर हम प्री एक्लैम्सिया को टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्लैम्सिया में। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट प्यूपेरियम। प्यूपेरियम में क्या होगा कि जो एक्लैम्सिया होगी ये क्या हो जाएगा कि ये तो मोस्ट कॉमन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉक की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और ब्लीडिंग भी हो रही है, सेरेब्रल हेमरेज भी हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। नेक्स्ट सेप्सिस और इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर प्रॉपर हम उसमें प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हाइजीन, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशन। अभी तक हमने देखा था मदर में क्या क्या, अभी तक हमने देखा था कि मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे। अब फीटल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है इंट्रायूट्राइन डेथ। वोम्ब के अंदर ही जो कभी कभी क्या होता है कि अगर सीवियर प्री एक्लैम्सिया है और सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रही है कि जो फीटस होता है उसका वोम्ब में ही डेथ हो जाता है। नेक्स्ट इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या हुआ कि जो वोम्ब के अंदर ही जो फीटल का ग्रोथ होता है वो नॉर्मल ना होकर इनसाइड द वोम्ब जो होता है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा है फीटल का, क्योंकि जो फीटस है उसका ग्रोथ नॉर्मल से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा प्लेसेंटा को ना, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेबी का ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया में क्या हो रही है कि जो मदर हैं उनको एस्फाइक्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी में क्या हो रही है कि जो बेबी है उसका प्री टर्म लेबर हो जा रहा है ना, मीन्स कि डिलीवरी पहले हो जा रही है, तो जो बेबी है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाया है, उसके ऑर्गन्स जो है बोन्स प्रॉपर नहीं मैच्योर हुए हैं, तो प्री मैच्योरिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस में क्या हो रही है कि लेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द बेबी, सराउंडिंग ऑफ द फीटस। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है सराउंडिंग द फीटस। नेक्स्ट सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
तो अब हम अपने जो भी टॉपिक है उनको अगेन समराइज कर दे रहे हैं, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट हमने क्या बात की थी, प्री एक्लैम्सिया की। क्या है प्री एक्लैम्सिया? एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये एक हाइपरटेंसिव कंडीशन है। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में क्या हमने देखा था कि एक बहुत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जो कब होती है, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से सामने निकल के आते हैं। फर्स्ट है जो हाइपरटेंशन है वो ग्रेटर देन 140/90 mmHg हो जाता है, और साथ में एडिमा भी प्रेजेंट होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, और जिससे स्वेलिंग हो जाती है फीट्स एंड एंकल्स में, ऑर्बिटल एरिया में। और नेक्स्ट हम क्या देखे थे, प्रोटीन यूरिया, एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो रहा है विथ यूरिन के साथ। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ा था। डेफिनेशन में हमने देखा था, फर्स्ट डेफिनेशन में हमने देखा था जो ऑर्गन्स है, बीपी तो इंक्रीज हो ही रहा है, प्लस में सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। मोस्टली लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, आई हो गया, ये क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमने सेकेंड डेफिनेशन हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू DC दत्ता। अकॉर्डिंग टू DC दत्ता में ये है कि जो प्री एक्लैम्सिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो पूरी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको इफेक्ट करता है, और इसकी जो इटियोलॉजी होती है, मेन इटियोलॉजी होती है, वो अननोन होती है। अदर जो फैक्टर्स सामने निकल के आते हैं वो हाइपरटेंशन हो सकते हैं, जो BP है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एडिमा हो जाता है, और प्रोटीन यूरिया हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन विथ यूरिन। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया की। टाइप्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया में हमने 2 टाइप्स पढ़ा था, माइल्ड प्री एक्लैम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लैम्सिया। माइल्ड प्री एक्लैम्सिया में जो ब्लड प्रेशर है ग्रेटर देन 140/90 mmHg से इंक्रीज हो रहा था, बट लेस देन 160 से 110 mmHg था, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सीवियर में क्या था कि ग्रेटर देन 160/110 mmHg इंक्रीज हो रहा था। उसके बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड विजन हो रहा था, और जब ब्लड विजन हुआ तो जो रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट हमने बात किया था रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया में। रिस्क फैक्टर्स में हमने देखा था कि एक तो प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव की है तो रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, और फिर अगर प्री टर्म फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किए तो फैमिली हिस्ट्री हो गई, अगर तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, ओबेसिटी हो गई, न्यू पैटर्निटी है अगर, और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है अगर, जैसे हमने बताया हाइपर प्लेसेंटोसिस एंड प्लेसेंटल इस्चीमिया। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे इटियोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की थी, तो हमने बताया था जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी होती है वो अननोन होती है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर्स निकल के आता है वो है इस वैसोस्पाज्म। हमने उसमें बताया था कि कैसे कैसे पैथोफिजियोलॉजी क्रिएट हो रही है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफिशियंसी हो रही है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, और जैसे जैसे हाइपरटेंशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही है। उसके लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा लीवर एंजाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने के बाद क्या हो रही है, वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करने लगती हैं, और फ्री रेडिकल्स में हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आता है, वो क्या करती है, जो एंडोथेलियम होती है उनको डैमेज कर देती है, और जो एंडोथेलियम की जो परमिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे जो फ्लूइड्स होते हैं वो स्केप आउट हो जाते हैं, और स्केप आउट होने के बाद क्या होती है, एडिमा कॉज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर हमारे निकल के आया एडिमा। फिर उसके बाद क्या होता है, एबनॉर्मल प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से हमारा एंजियोटेंसिन वहाँ पे एब्सेंट है, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड। और फिर क्या कॉज हो जा रहा है, वहाँ पे किडनी ग्लोमेरुलस डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के साथ। तो ये आपके इटियोपैथोफिजियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट हमने बात किया था हेल्प सिंड्रोम की। हेल्प सिंड्रोम में हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स काउंट। उसके बाद हमने बात किया था साइन एंड सिम्टम्स की, तो हमने देखा था ट्रू साइन एंड सिम्टम्स, माइल्ड प्री एक्लैम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लैम्सिया। माइल्ड प्री एक्लैम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लैम्सिया। माइल्ड में हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा था, प्रोटीन यूरिया हो रही थी, एडिमा हो रही थी। सीवियर प्री एक्लैम्सिया में क्या हो रहा था कि जो BP है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 160/110 mmHg से भी और अधिक हो गया है, और जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो अल्टर्ड हो गया है, और किडनी फंक्शन वो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब अल्टर्ड हो गया है,
ओलिग्यूरिया हो गया है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जा रही है, पल्मोनरी एडिमा हो जा रही है, ये सब किस में आएंगे, सिम्टम्स में आएंगे। नेक्स्ट हमने क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, फर्स्ट हमने देखा हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, नेक्स्ट फिर फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट देखा था, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा था हमने, और नेक्स्ट फिर यूरिन टेस्ट देखा था, यूरिन एनालिसिस हो गया, और फिर उसके बाद हमने और टेस्ट देखे थे कि जो प्रोटीन एंजाइम टेस्ट देखा था, ये आपके क्या हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हमने 2 मैनेजमेंट देखा था, एक जनरल मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, सेकेंड डायूरेटिक्स देंगे, थर्ड फिर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में ड्रग ऑफ चॉइस हमने बताया था मिथाइल डोपा। फिर उसके बाद हम लेबेटालॉल देंगे। लेबेटालॉल में एक पॉइंट नोट करना आपको कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इफ़ मदर इज हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिर हमने देखा था निफिडेपिन और हाइड्रोलेजिन। नेक्स्ट फिर हमने डाइट मैनेजमेंट की बात की थी, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लैम्सिया की MgSO4, ये बताया था कि अगर टाइम पे हम प्री एक्लैम्सिया को ट्रीट नहीं किए तो वो एक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। MgSO4 की बात की। उसके बाद फिर हम किसकी बात करेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में हमने बताया था कि अगर जो 4 फैक्टर्स हैं उन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर था ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लैम्सिया, एंड थर्ड है मेडिकेशन का जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ है एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हमने देखा था अगर जो प्रेगनेंसी है वो बिलो द 37 वीक्स है तो और उसमें कोई भी सीवियरिटी नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही है, मेडिसिन प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, EDD तक वेट करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर 37 वीक से बहुत अधिक है और उसमें जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स दे रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे तभी भी हम EDD तक वेट करेंगे। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि अगर प्रेगनेंसी जो है 37 वीक से कम है और उसमें माइल्ड प्री एक्लैम्सिया है, तो फिर हम क्या करें, 37 वीक से अधिक है उसमें माइल्ड प्री एक्लैम्सिया है, देन फिर क्या करेंगे, हमें तब भी उसको EDD तक वेट करना है। नेक्स्ट फिर हमने देखा था अगर 37 वीक से अधिक है और सीवियर प्री एक्लैम्सिया है, तब फिर हम क्या करेंगे कि EDD का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि सीवियर प्री एक्लैम्सिया और 37 वीक कंप्लीट भी हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो प्रेगनेंसी होगी उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट फिर फिफ्थ तो आपका क्या होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है और सीवियर प्री एक्लैम्सिया भी है, तो फिर क्या होगा, और जो मेडिसिन है प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है, तो कम है और सीवियर प्री एक्लैम्सिया भी है, तो हम क्या करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और सेडेटिव्स ये सब दे के हम उसको मेंटेन करेंगे और EDD तक वेट करेंगे। जैसे हमारा 37 वीक कंप्लीट होगा तुरंत हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, जिसमें हमने टर्मिनेशन के 2 मेथड बताया था। फर्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी एंड सेकंड है सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में हमने बताया था कि अगर प्रॉपर सर्विक्स रैपनिंग है और प्रॉपर फेवरेबल है तब फिर क्या होगा, डिलीवरी करवा देंगे। अगर नहीं है, अनफेवरेबल है, प्रॉपर रैपनिंग नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करके डिलीवरी हम टर्मिनेट कर देंगे, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। अगर इससे नहीं होगा देन फिर क्या होगा, सीजेरियन सेक्शन होगा। सो आई होप आपको हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल rgcsk.edu। थैंक यू।